अध्याय 51 जू जूचिंग को ले जाया गया। चार्ल्स की आंखों में सत्ता और धन की चमक साफ दिख रही थी। उसे लगा कि जिजी का खुद चलकर आना उसकी जीत है। उसने सोचा कि गु युइना को डेविस को सौंपकर वह सफलता की ऊंचाइयों को छू लेगा और जिजी को अपना खिलौना बना लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिजी यहाँ केवल अपने पेट की आग बुझाने आए है। जब चार्ल्स बाहर आया तो उसने देखा कि जिजी अकेले खड़ी है और काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही है। तुम कितने धीमे हो, क्या मुझे यहाँ सच में 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स मिलेंगे? जिजी ने अपनी आदत के अनुसार सीधे मुद्दे की बात की। चार्ल्स थोड़ा निराश हुआ कि गु युइना साथ नहीं आए, लेकिन उसने अपनी योजना बदली। उसने सोचा कि पहले जिजी को लालच देकर फंसाते हैं, फिर बाकी सबको भी खींच लेंगे। जब जिजी ने पूछा कि क्या वह यहाँ जो चाहे खा सकती है, तो चार्ल्स ने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल, जितना चाहो उतना खाओ। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह किस आफत को दावत दे रहा है। महल में हंगामा। महल के भीतर पहुंचते ही जिजी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह मालकिन की तरह हुक्म चलाने लगी। जब चार्ल्स ने बात करने की कोशिश की तो उसने सीधे उसे दफा हो जाने को कह दिया। चार्ल्स ने क्राउन प्रिंस डेविस को भी बुला लिया। डेविस, जो गु युइना की खूबसूरती का कायल था, यहाँ ये सोचकर आया था कि शायद जिजी के जरिए वह गु युइना तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वे पीछे के आंगन में पहुंचे, नज़ारा कुछ और ही था। जिजी मेज पर पैर रखकर चेहरे पर तेल लगाए हुए पागलों की तरह खाना ठूंस रही थी। शिष्टाचार का वहां नामो निशान नहीं था। जब डेविस ने बात करनी चाहिए तो जिजी ने बिना उसकी ओर देखे कह दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। स्क्रैम। एक राजकुमार के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन डेविस समझ गया कि जिजी कोई खेल नहीं खेल रही, उसे सच में उसकी परवाह नहीं है। होटल का दृश्य और दान हैंग की चिंता। इधर होटल में दान हैंग और गु युइना वापस लौट आए थे। रास्ते में कुछ गुंडों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन दान हैंग ने उन्हें आसानी से धूल चटा दी। गु युइना की चोटें फिर से उभर आई थीं क्योंकि वह आराम करने के बजाय हर समय दान हैंग के साथ बाहर घूमना चाहती थी। गु युइना ने बिस्तर पर लेटे हुए मासूमियत से उसका हाथ थाम लिया। पति, मेरे साथ ही रहो। दान हैंग ने चुपचाप उसका हाथ थपथपाया। वह देख सकता था कि वह बहुत दर्द में है। उसने मन ही मन सोचा, शायद अब गॉड रेल्म जाकर कुछ जवाब मांगने का समय आ गया है। जू जूचिंग और जू जुयून का आमना सामना। अचानक बगल के कमरे से सोल पावर की हलचल महसूस हुई। दान हैंग जब बाहर निकला तो उसने देखा कि जू जूचिंग के सामने उसकी बहन जू जुयून खड़ी है। दोनों एक जैसी दिखती थीं, लेकिन जुयून के हाव भाव अधिक अनुभवी और चालाक थे। जुयून ने दान हैंग को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो ये तुम्हारा टीचर है? सिर्फ एक साधारण इंसान। जू जूचिंग भड़क गई। जू जुयून, मेरे टीचर का अपमान मत करो। जुयून ने दान हैंग को बेकार समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बहन से घर चलने को कहा। जू जूचिंग दुविधा में थी। उसने उम्मीद भरी नज़रों से दान हैंग की ओर देखा, ये सोचकर कि शायद वह उसे रुकने के लिए कहेगा। लेकिन दान हैंग, जो पहले से ही गु युइना की स्थिति से परेशान था और झंझटों से दूर रहना चाहता था, उसने बस इतना कहा, जाओ और जल्दी वापस आना। जू जूचिंग का दिल टूट गया। वह निराश होकर अपनी बहन के साथ चली गई। मुख्य बिंदु, चार्ल्स और डेविस का लालच। वे अभी भी गु युइना को पाने के सपने देख रहे हैं। जिजी का बेफिक्र अंदाज, उसे न राजकुमार की परवाह है न किसी और की, बस खाना मिलना चाहिए। दान हैंग का व्यवहार, वह ट्रबल से बचना चाहता है, लेकिन उसकी यह बेरुखी अक्सर उसके आसपास के लोगों जैसे जू जूचिंग को दुख पहुंचाती है। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि दान हैंग का यह फैसला कि जू जूचिंग को घर जाने दिया जाए, आगे चलकर उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा? क्या जू जूचिंग वहां से सुरक्षित वापस आ पाएगी? डोलो, दान हैंग जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड ट्रबल, गु युइना परस्यूज। चैप्टर 52 विल टीचर कम टू सेव मी। जू जूचिंग वापस घर चली गई और दान हैंग के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। एक टीचर के रूप में वह सिर्फ एक टीचर था। दान हैंग अपने स्टूडेंट्स को कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जब वह रूम में लौटा तो गु युइना अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। उसका डेलिकेट फेस पीला और ब्लडलेस था। उसने दान हैंग की ओर देखा, अपना मुंह थोड़ा खोला और धीरे से पूछा, हस्बैंड जूचिंग? उसकी सिस्टर उसे वापस होम ले गई। दान हैंग ने बेडसाइड की ओर चलते हुए उत्तर दिया। गु युइना ने ब्लैंकेट के नीचे से अपनी स्नो वाइट आर्म्स बाहर निकाली। दान हैंग की आर्म को गले लगाया और उसे अपने फेस से सटा लिया। वह फुसफुसाई, लेकिन हस्बैंड को पता होना चाहिए कि जूचिंग वास्तव में छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना? दान हैंग एक पल के लिए शांत रहा और फिर धीरे से मम कहा। बेशक वह बता सकता था कि जू जूचिंग जाना नहीं चाहती थी, लेकिन साथ ही वह अननेसेसरी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता था। जू जूचिंग को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया था, नहीं उसे किसी डेंजरस प्लेस पर भेजा जा रहा था, वह बस होम जा रही थी। इसलिए उसने खुद को मना लिया कि उसके पास इंटरफेयर करने का कोई कारण नहीं है।
हालांकि अब जब गु युइना ने यह बात छेड़ी थी तो उसके हार्ट में भावनाओं की एक लहर फिर से उठने लगी। क्या उसने जो किया वह वास्तव में राइट चॉइस थी? क्या वह वास्तव में इस बात पर खुद के साथ पीस में रह सकता था? गु युइना ने दान हेंग के फेस को देखा, अपने लिप्स को एक जेंटल स्माइल में दबाया और अचानक कहा, हस्बैंड, चाहे आप कोई भी चॉइस चुने, मैं आपका सपोर्ट करूंगी क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूं। हम हमेशा वन हार्ट और वन माइंड के रहेंगे। दान हेंग ने अपने हार्ट में एक हलचल महसूस की। शुरुआत में उसने उनकी फेक मैरिज को केवल इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह ट्रबल से बचना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने साथ में अधिक टाइम बिताया, उसके लिए उसे अपने लाइफ में सिर्फ एक पासबाई की तरह मानना कठिन होता जा रहा था। उसने फिर से गु युइना की ओर देखा। वह उसे उन आंखों से देख रही थी जिनमें हजारों अनस्पोकन वर्ड्स थे जो बाउंडलेस लव और एक्सेप्टेंस से भरी थीं। जैसे कि चाहे वह कुछ भी करे, वह हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बना देता हूं ताकि तुम्हें राहत मिले। दान हेंग ने अचानक अपना हैंड खींच लिया, उसकी गेज से बचते हुए, और थोड़े फ्लस्टर्ड अंदाज में रूम से बाहर चला गया। थैंक यू, हस्बैंड। गु युइना की आवाज़ खुशी से भरी हुई थी। अगले ही पल वह फिर से बेकाबू होकर खांसने लगी। लेकिन इस पल उसे कोई रिग्रेट नहीं था। भले ही उसे एक स्पेस टाइम टनल खोलना पड़ा जिससे उसकी इंजरीज और ख़राब हो गईं। अपने प्रति दान हेंग के एटीट्यूड को बदलते हुए महसूस करना उसे अवर्णनीय रूप से हैप्पी कर रहा था। हस्बैंड, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। गु युइना ने अपना हैंड उठाया और अपनी पेल स्लेंडर फिंगर्स को घूरते हुए खुद से फुसफुसाए। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वह दान हेंग को अपना बना सकती है। गु युइना के लिए सूप और मेडिसिनल ब्रॉथ पकाने में समय लगा। चूंकि वह इसे खुद तैयार कर रहा था, इसलिए दान हेंग को पास ही रहकर इसकी देखभाल करनी थी। तभी नॉक नॉक नॉक, किसी ने दूर खटखटाया। दान हेंग ने उसे खोला तो देखा कि बाहर कई टॉल बर्ली मैन खड़े थे। तुम दान हेंग हो? ग्रुप के एक डार्क स्किन्ड मैन ने ठंडे स्वर में पूछा। दान हेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं हूं। और आप? हम काउंट चार्ल्स के सर्वेंट्स हैं। लेडी जिजी को लेडी गु युइना की याद आ रही है और वह उनसे मिलना चाहती हैं। हम उन्हें लेने आए हैं। बाहर पहले से ही एक कैरेज इंतजार कर रही है, उस आदमी ने एक एरोगेंट टोन में कहा, दान हेंग को स्पष्ट डिसडेन के साथ देखते हुए। जैसा कि कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर का गेटकीपर भी थर्ड टियर ऑफिशियल का रैंक रखता है। एक नोबल के सर्वेंट्स होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से खुद को कॉमनर्स से ऊपर मानते थे। दान हेंग ने थोड़ा हाथ सिकोड़ा। फ्राउंड। गु युइना की बिगड़ती हालत, जू जूचिंग की सिचुएशन, सब कुछ उसे पिछले कुछ दिनों से फ्रस्ट्रेट कर रहा था। और अब ये लोग उसे प्रोवोक करने आए थे। वह अनवेल है और कहीं नहीं जाएगी। अब आप जा सकते हैं, दान हेंग ने दूर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन डार्क स्किन्ड मैन ने जल्दी से अपने हैंड से उसे रोक दिया। तो कम से कम हमें लेडी गु युइना को एक पल के लिए देखने। इससे पहले कि वह अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, एक बड़े हैंड ने अचानक उसके शोल्डर को जकड़ लिया। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? लंबे ब्लैक हेयर और गोल्डन प्यूपल्स वाले एक टॉल मैन ने उस आदमी का शोल्डर पकड़ा। उसकी गेज ठंडी और पियर्सिंग थी। डीटीएन। दान हेंग ने उसे पहचान लिया। गु युइना ने उसे अपने कज़न के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था। डीटीएन ने उस डार्क स्किन्ड मैन को दूर घसीटा और दान हेंग की ओर एक नज़र डाली। मैं इन्हें संभाल लूंगा। सिस्टर को अच्छी तरह रेस्ट करने दो। द जू क्लैन एस्टेट। जू जूचिंग कई पावरफुल सोल मास्टर्स के साथ जू जुयून के पीछे पीछे वापस आए। उनमें से हर कोई कम से कम एक सोल एम्परर था। अब जाकर जू जूचिंग को एहसास हुआ, स्टालुओ एम्पायर से उसका पिछला एस्केप केवल इसलिए सफल हुआ था क्योंकि इंपीरियल फैमिली और उसके क्लैन ने इसकी अनुमति दी थी। जूचिंग, तुम निश्चित रूप से बोल्ड हो गई हो। सिर्फ 12 ईयर्स ओल्ड की उम्र में स्टालुओ एम्पायर से भाग गई। अगर तुम दाई मुबई को खोजने गई होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन आखिर तुम किसी रैंडम मैन की डिसाइपल क्यों बन गई? वह तो एक सोल मास्टर भी नहीं है। जू जुयून हंसी, ये याद करते हुए कि कैसे दान हेंग ने उसके सामने जू जूचिंग को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत तक नहीं की थी। वह उसे नीची नज़र से देखने लगी। उसके लिए दान हेंग जू जूचिंग का टीचर बनने के लायक नहीं था। उसके स्वर में अनादर सुनकर जू जूचिंग ठंडेपन से बोली, मेरे टीचर की ग्रेटनेस तुम्हारे समझने के लिए नहीं है। लेकिन अगर मैंने फिर कभी तुम्हें उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करते सुना तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। जू जूचिंग अपनी जगह पर अडिग रही, अटूट डिटर्मिनेशन के साथ जू जुयून को घूरती रही। वह अब एक रैंक 33 सोल एल्डर थी। हालांकि जू जुयून की सोल पावर रैंक अधिक थी, लेकिन वह भी अभी एक सोल एल्डर ही थी। और उन कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ जो उसके टीचर ने उसे सिखाई थी, जू जूचिंग को यकीन था कि वह नहीं हारेगी। जू जुयून ने हैरानी में पलकें झपकाईं। वह छोटी बहन जो पहले उसकी बात चुपचाप मानती थी, अब उसमें पलटकर जवाब देने की हिम्मत थी। है जू जूचिंग, तुम सच में बदल गई हो। बहुत कॉकी हो रही हो। हम। जू जुयून ने तुरंत अपना मार्शल सोल रिलीज किया।
उसके पैरों के नीचे 2 येलो रिंग्स और 1 पर्पल रिंग उभरे। एक सोल एल्डर के रूप में उसने जू जूचिंग पर अपना पूरा सोल प्रेशर डाल दिया। देखते हैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्या दे रहा है, वह ऑर्डिनरी मैन वाला टीचर। जू जूयून ने ताना मारा, स्नीयर्ड, उसका टोन मजाक से भरा था। जैसे ही दोनों सिस्टर्स टकराने वाली थीं, एस्टेट के अंदर से एक आवाज़ आई, बस करो, तुम दोनों अभी घर पहुंची हो और लड़ना शुरू कर दिया। ये कैसा बिहेवियर है? जू क्लैन पेट्रियार्क प्रिंस जू बोल रहे थे। जू जूचिंग और जू जूयून दोनों ने तुरंत अपनी सोल पावर वापस ले ली और एक साथ हॉल में प्रवेश किया। जैसे ही जू जूचिंग ने अंदर कदम रखा, वह बोल पड़ी, फादर, मैं टीचर दान हेंग के मार्गदर्शन में पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं स्टालुओ सिटी में नहीं रुकूंगी। जू जूयून ने अपनी बाहें सिकुड़ी, अपनी छोटी बहन को घूरते हुए। वह बहुत ही एबनॉर्मली व्यवहार कर रही थी। वह अपने फादर की अवहेलना करने की कीमत पर भी एक ऑर्डिनरी टीचर के साथ रहने के लिए इतनी उतारू क्यों थी? प्रिंस जू ने एक गहरी आह भरी और अपना सिर हिलाया। यह मुश्किल होगा। स्टालुओ इंपीरियल फैमिली को पहले से ही पता है कि तुम लौट आए हो। मैं केवल ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि हिज मैजेस्टी तुम्हारे या दान हेंग के खिलाफ चार्जेस नहीं लगाएंगे। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई जारी रखने के बारे में, कल तुम्हें और जूयून को पैलेस में प्रवेश करना होगा। एम्प्रेस तुम दोनों से मिलना चाहती हैं। प्रिंस जू ने लाचारी से जू जूचिंग की ओर देखा। हालांकि उन्होंने उसे दान हेंग से सीखने के लिए सपोर्ट किया था, लेकिन रियलिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जू जूचिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका टीचर किसी भी चीज़ से ज़्यादा ट्रबल से नफरत करता था। अब जब वह घर लौट आई थी और स्टालुओ इंपीरियल फैमिली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, तो क्या वह अभी भी उसे ले जाने आएगा? भले ही वह खुद उसे ढूंढने जाए, क्या वह उसे रिजेक्ट कर देगा? एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 53, A Warning. गु युइना ने दान हेंग को कुछ डिजर्ट्स खरीदने के लिए बाहर भेज दिया। एक सामान्य चाल से चलते हुए इस यात्रा में लगभग हाफ एन इंसेंस स्टिक का समय लगेगा। इस बीच अर्ल चार्ल्स के सर्वेंट्स से निपटने के बाद डीटीएन चुपचाप रूम में दाखिल हुआ। हालांकि गु युइना का फेस अभी भी पीला था, लेकिन वह अब उतनी कमज़ोर नहीं लग रही थी जितनी दान हेंग के सामने थी। या यूं कहें कि केवल जब वह दान हेंग के साथ होती थी तभी वह खुद को एक ऑर्डिनरी वाइफ बनने देती थी। बाकी सबके सामने वह सोल बीस्ट्स की शक्तिशाली और विस्मयकारी शासक सिल्वर ड्रैगन किंग थी। बेड पर बैठे हुए उसने अपने हाथों में मेडिसिनल सूप का एक बोल पकड़ा हुआ था। वह पहले ही इसमें से आधा पी चुकी थी और उसकी सतह से अभी भी भाप उठ रही थी। भले ही ये दवा थी, लेकिन ये कड़वी नहीं थी। मास्टर, मैंने उन लोगों की अच्छी तरह पिटाई कर दी है। वे निश्चित रूप से इसे चुपचाप सहन नहीं करेंगे और बाद में ट्रबल पैदा करने के लिए ज़रूर वापस आएंगे। चाहे मैं इंटरवीन करूं या नहीं, दान हेंग को अपनी पीसफुल लाइफ को छोड़ना ही पड़ेगा। डी टीएन ने सम्मानपूर्वक कहा। गु युइना ने उसकी बातों को एक धीमी हम के साथ स्वीकार किया, लेकिन उसकी गेज अपने हाथों में मौजूद मेडिसिनल सूप के बोल पर टिकी रही। ही ये व्यक्तिगत रूप से उसके हस्बैंड ने बनाया था। ये सिर्फ साधारण मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे, फिर भी इसने उसके हार्ट को गर्माहट से भर दिया। मास्टर, आप। डी टीएन ने गु युइना की ओर देखते हुए थोड़ा माथा सिकोड़ा। फ्राउंड, उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। वह भी महसूस कर सकता था कि उसका बॉडी अपनी लिमिट पर था। यदि वह फ्रैजाइल बैलेंस टूट गया जिसे उसने बनाए रखा था, तो उसकी कंडीशन और ख़राब होने की संभावना थी। मूल रूप से उसकी इंजरीज को पूरी तरह से स्टेबलाइज होने के लिए 10,000 ईयर्स से अधिक समय की आवश्यकता थी। फिर भी वह अब जबरदस्ती खुद को संभाले हुए थी, जिससे उसके लिए किसी भी आगे के झटके को सहना और भी कठिन हो गया था। ये कुछ भी नहीं है, गु युइना सहजता से बोली। डी टीएन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सावधानी से सुझाव दिया। मास्टर, चूंकि दान हेंग के पास ऐसी स्ट्रेंथ है जिसे आप भी स्वीकार करती हैं, शायद उसके पास कुछ मेडिसिनल रिसोर्सेज जमा हों। क्यों न उनसे हेल्प मांगी जाए? गु युइना ने धीरे से अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम्हें इस मामले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गया। डी टीएन ने मन ही मनाह भरी। अभी गु युइना ही इकलौती थी जिस पर सोल बीस्ट्स भरोसा कर सकते थे। वह चिंतित क्यों न हो। यदि गु युइना टूट जाती है तो सोल बीस्ट्स हमेशा के लिए डोलो कॉन्टिनेंट पर छोटी मोटी झड़पों तक ही सीमित रह जाएंगे और उनके पास डिवाइन रेल्म के खिलाफ कभी भी काउंटर अटैक करने का कोई मौका नहीं बचेगा। इसके अलावा मेरे हस्बैंड दान हेंग के प्लान्स के बारे में उस पर कड़ी नज़र रखो। अगर वह अपनी पीसफुल लाइफ को बचाने के लिए अपमान सहने को तैयार हो तो तुम आगे बढ़ना और उसके लिए उस ट्रबल को ख़त्म कर देना। गु युइना अचानक बोली। मेडिसिनल सूप के कटोरे को देखते हुए उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। चूंकि सोल बीस्ट्स को अभी तक मनुष्यों द्वारा विलुप्त होने की कगार पर नहीं धकेला गया था, इसलिए उसकी नफरत उतनी गहरी नहीं थी जितनी भविष्य में होगी। उसकी तुलना में उसे अपने हस्बैंड के विचारों की अधिक परवाह थी।
बेशक अगर वह उसकी बात सुनने को तैयार होता, उसमें एम्बिशन होता और वह सोल बीस्ट्स का नया रूलर बन सकता तो यह और भी बेहतर होता। डीटीएन एक पल के लिए चुप रहा और फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, यस। एक झटके में उसकी आकृति ओझल हो गई। गु यूइना ने जल्दी से सूप बोल को बेड के पास वाली स्मॉल कैबिनेट पर रखा और फिर ब्लैंकेट के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर डेलिकेट और पिटिफुल एक्सप्रेशन आ गया। क्रीक, दूर खुला। दान हैंग अंदर आया, बेड के किनारे बैठा और अपना हैंड गु यूइना के फॉरहेड पर रखा। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? दान हैंग ने पूछा। गु यूइना बुदबुदाई, मेडिसिनल सूप पीने के बाद मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। हस्बैंड, मुझे खिलाओ, मैं उठकर बैठ नहीं सकती। उसकी ब्राइट आइज में एक अनकही शर्मीलापन था जो अनगिनत अनकही भावनाओं से भरा था। कोई भी आदमी जो ऐसी गेज देखेगा उसके लिए उसकी रिक्वेस्ट को मना करना असंभव होगा। दान हैंग भी कोई अपवाद नहीं था। उसने कैबिनेट पर एक स्मॉल बॉक्स रखा। इसमें वे डेजर्ट्स थे जो गु यूइना ने उससे खरीदने के लिए कहा था। दान हैंग ने गु यूइना को अपने चेस्ट के सहारे टिकाया, अपनी आर्म को उसके डेलिकेट फ्रेम के चारों ओर लपेटा, सूप का बोल उठाया, धीरे से उस पर फूंक मारी और फिर स्पून को उसके लिप्स के पास ले गया। क्या ये कड़वा है? गु यूइना ने एक छोटी घूंट ली और अपना सिर हिलाया। हस्बैंड का सूप बहुत डिलिशियस है। जबकि पहले उसने स्पष्ट रूप से इसके कड़वे होने की शिकायत की थी और उसे डिजर्ट्स खरीदने के लिए भेजा था। जैसा कि अपेक्षित था, लड़कियां सबसे कंफ्यूजिंग जीव थीं। जैसे ही दान हैंग ने उसे सूप खिलाया, वह सोचने लगा, शायद दोलो कॉन्टिनेंट पर ऐसी कोई मेडिसिनल अर्ब नहीं थी जो वास्तव में गु यूइना को पूरी तरह ठीक कर सके। अधिक से अधिक वे केवल उसकी तकलीफ को कम कर सकते थे, लेकिन उसकी इंजरीज को रिस्टोर नहीं कर सकते थे। उसे डिवाइन रेल्म की यात्रा करनी ही होगी। दान हैंग के विचारशील चेहरे और उसकी भरीकुटी ब्राउज पर पड़े हल्के खिंचाव को देखकर गु यूइना जानती थी कि वह उसके लिए चिंतित है। उस पल उसका सारा दर्द गायब होता हुआ लग रहा था। अपने हस्बैंड की आगोश एब्रेस में सिमटकर उसे लगा जैसे उसे एक सेफ हार्बर मिल गया हो। हालांकि उसने ड्रैगन एग के अंदर रहने वाली लाइफ स्टेज का अनुभव कभी नहीं किया था, लेकिन उसने कल्पना की कि शायद एक बेबी ड्रैगन अपने एगशेल के अंदर ऐसा ही महसूस करता होगा, पूरी तरह सुरक्षित और शांत। अगर समय रुक सकता तो वह हमेशा इसी पल में रहकर खुश होती। स्टालुओ पैलेस। डेविस को बुलाया गया। उसकी मदर ने उससे मिलने का अनुरोध किया था। एक बार जब प्रिंस बालिग हो जाता था तो वह अब रॉयल पैलेस में नहीं रह सकता था। खासकर चूंकि डेविस और दाइमुबई दोनों सोल मास्टर्स थे, इसलिए उनका अधिकांश समय कल्टिवेशन में बीतता था। नतीजतन डेविस हर 10 दिन में एक बार एम्प्रेस जू से मिलता था। चैम्बर्स के अंदर एम्प्रेस जू ने एक सुंदर पेल गोल्ड पैलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जो राष्ट्र की माता के योग्य एक राजसी और गरिमापूर्ण आभा के साथ दिख रही थी। जब डेविस अंदर आया तो उसने झुककर प्रणाम किया। आपका पुत्र माता का अभिवादन करता है। औपचारिकताओं फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। माँ और बेटे के बीच ऐसी रस्मों की भला कब से जरूरत पड़ने लगी? डेविस, मैंने तुम्हें आज यहाँ एक वार्निंग देने के लिए बुलाया है। एम्प्रेस जू ने अपना हाथ हिलाया, उनका एक्सप्रेशन गंभीर था। डेविस थोड़ा स्तब्ध रह गया। ए वार्निंग? हाँ, क्या तुम किसी भी तरह से जू जुयून से असंतुष्ट हो? एम्प्रेस जू ने पूछा। नहीं, जुयून कमाल की है और हमारा रिलेशनशिप तो। डेविस ने जल्दी से सफाई दी। हालांकि अतीत के कुछ टालुओ एम्परर्स ने जू फैमिली के बाहर की महिलाओं से शादी की थी, लेकिन वे दुर्लभ अपवाद एक्सेप्शंस थे। यदि उसने जू जुयून को खो दिया और मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो ये पूरी तरह संभव था कि दाइमुबई पासा पलट दे और इसके बजाय सिंहासन पर कब्जा कर ले। अगर ऐसा है तो तुम दूसरी महिलाओं की तलाश क्यों कर रहे हो? एम्प्रेस जू ने सवाल किया। डेविस शर्मिंदा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली नज़र में गु यूइना के प्रति उसका आकर्षण उसकी माँ के कानों तक पहुंच चुका है। फिर से झुकते हुए उसने गंभीरता से कहा, मदर, यह मामला मेरी तरफ से नहीं हुआ है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चार्ल्स ने अपनी मर्जी से काम किया। बस करो, मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। डेविस, स्टालुओ के प्रिंस के रूप में तुम प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा नहीं उलझ सकते। तुम्हें दिल के साधारण मामलों अफेयर्स ऑफ द हार्ट को त्यागना होगा। कल मैं जुयून को यहाँ बुलाऊंगी ताकि तुम दोनों ठीक से बातचीत कर सको। और जहाँ तक जूचिंग की बात है, वह लड़की बहुत ज़्यादा रेकलेस हो गई है, वास्तव में किसी ऑर्डिनरी मैन को अपना मास्टर बना लिया है। एम्प्रेस जू ने माथा सिकोड़ा। डेविस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हालांकि वह निराशा महसूस किए बिना नहीं रह सका। चार्ल्स मैंशन। एम्प्रेस का आदेश प्राप्त करने के बाद चार्ल्स के तो जैसे होश ही उड़ गए। मामला पहले ही रॉयल फैमिली के कानों तक पहुंच चुका था और उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी थी। अगर उसने और तेजी से काम किया होता और वास्तव में डेविस को उसके प्रयास में सफल होने में मदद की होती, तो क्या वह बर्बाद नहीं हो जाता? चार्ल्स को बहुत राहत महसूस हुई। तभी उसका बटलर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ रूम में दाखिल हुआ और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी, मास्टर, उन लोगों की लाशें कॉप्सेस शहर के बाहर मिली हैं।
उन्हें मार दिया गया है। मार दिया गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। अब मेरे पास एक बहाना है, इसे मेरे लिए संभालो। चार्ल्स ठहाका मारकर हंस पड़ा। चूंकि दान हेंग ने व्यवहारिक रूप से उसके दरवाजे पर सबूत पहुंचा दिए थे, तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। चूंकि डेविस उन्हें नहीं चाहता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों ब्यूटीज उसकी होंगी। चैप्टर एंड। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 54, Entering the Imperial Palace. जिजी, चार्ल्स के व्यवहार में आए बदलावों से पूरी तरह अनजान थी और मजे से दावत उड़ाने में लगी थी। हालांकि चार्ल्स के निवास का खाना उस ओल्ड लेचर दान हेंग के खाने जितना स्वादिष्ट नहीं था, फिर भी ये बमुश्किल स्वीकार्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ उसे डांटने वाला कोई मास्टर नहीं था, इसलिए वह शांति से खा सकती थी। जिजी ने अपना मुंह पोंछा और मेज पर खाली प्लेटों की ओर देखा। सर्वेंट्स, मेरे लिए और खाना लाओ। उसकी आवाज़ गूंजी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आसपास नज़र दौड़ाते हुए जिजी को अचानक एहसास हुआ कि कोर्टयार्ड अब पूरी तरह खाली हो चुका था। जाने कब सारी सर्वेंट गर्ल्स वहां से गायब हो गई थीं। अब सिर्फ वह अकेली बची थी। जिजी खड़ी हो गई, उसे एक अशुभ उपस्थिति ऑमिनस प्रेजेंस का एहसास हुआ। एक सोल बीस्ट के रूप में उसकी सहज प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स उसे अपने खिलाफ खतरों को पहचानने में मदद करती थीं। अभी कोर्टयार्ड की दीवारों के ठीक पीछे वह अपने चारों ओर कई मलिशियस ऑरर्स महसूस कर सकती थी। वह बुढ़ा कमीना अब और खुद को रोक नहीं पा रहा। जिजी ने अपने दांत पीसते हुए कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार की ओर रुख किया। चार्ल्स कोर्टयार्ड के बीच में खड़ा होकर जिजी को अपनी आंखों में साफ लालच लिए देख रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मिस जिजी, आपने मेरे निवास पर खाया और पिया है, जिसमें कम से कम 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स खर्च हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब मुझे चुकाने का समय आ गया है? ये तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें क्यों चुकाऊं? सच तो यह है कि मैंने तुम्हें अभी तक जान से नहीं मारा, यही मेरी दया है। जिजी ने अपने होठों को चाटा और चार्ल्स की ओर तिरछी नज़रों से देखा। ये घिनौना आदमी हमेशा उसे वासना भरी नज़रों से देखता था। अगर उसके मास्टर का प्लान नहीं होता, तो वह अब तक इसकी खोपड़ी कुचल चुकी होती। चार्ल्स, हालांकि, उसकी बातों से नाराज़ नहीं हुआ। इसके बजाय उसके चेहरे के तिरस्कार ने उसे और भी उत्तेजित कर दिया। बस ये कल्पना करना कि वह ऐसी उग्र महिला को अपने नीचे दबा रहा है। चार्ल्स ने तालियां बजाईं और हंसते हुए कहा, आप काफ़ी एरोगेंट हैं, मिस जिजी। मुझे अंदाज़ा था कि आप एक पावरफुल सोल मास्टर हैं, लेकिन क्या आपने अपने बॉडी में कुछ अजीब महसूस नहीं किया? जिजी एक पल के लिए ठिठक गई। उसका शरीर, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका चेहरा जल रहा था और उसका पूरा शरीर जैसे आग की लपटों में था, खासकर उसका चेस्ट, जिससे उसे राहत के लिए अपने कपड़े फाड़ देने का मन कर रहा था। उसका दिमाग अनुचित दृश्यों इनअप्रोप्रिएट इमेजेस से भर गया। उदाहरण के लिए, वह ओल्ड लेचर उसके बाल पकड़ रहा है और उसे अपने पैरों की उंगलियों को चाटने के लिए मजबूर कर रहा है। सिर्फ ये सोचकर ही जिजी को गुस्सा और शर्म महसूस हुई, फिर भी वह इसे दबा नहीं सकी। क्या मेरा हीट साइकिल शुरू हो गया है? उसने मन ही मन सोचा। सोल बीस्ट्स को हीट साइकिल्स का अनुभव होता था, जो इंसानों के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के समान होता है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वे इसके प्रभावों का विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्हें कभी कभी एरोटिक ड्रीम्स आ सकते थे। हालांकि इतनी तीव्र प्रतिक्रिया, जहां वह खुद पर नियंत्रण भी नहीं रख पा रही थी, पहले कभी नहीं हुई थी। जिजी ने अपना सिर पकड़ लिया, अपने होंठ काट लिए, लेकिन वह उन संवेदनाओं को झटक नहीं सकी। आप वाकई एक पावरफुल सोल मास्टर हैं। अगर मैंने आपको एफ्रोडिजियाक्स का उत्तेजक दवाओं की इतनी अधिक डोज नहीं दी होती, तो आप रिएक्ट भी नहीं करती। मैंने लगभग आपको कम आंका था, लेकिन अब बस मेरे सामने सरेंडर कर दो। चार्ल्स हाथ लहराते हुए हंसा। अगले ही पल दीवारों के पीछे से आकृतियां उभरी, जिन्होंने जिजी की ओर बड़े बड़े नेट्स फेंके। मकड़ी के जाले की तरह नेट्स की परतें उस पर जम गईं। उसी समय कई लोगों ने उसकी ओर धुआं छिड़का। हरे और गुलाबी रंग की धुंध मिस्ट ने जल्दी ही जिजी को घेर लिया। जाल में फंसी और धुएं से घिरी जिजी का गुस्सा भड़क उठा। अगर यह सामान्य जहर होता, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका रेजिस्टेंस उसे आसानी से बेअसर कर देता। लेकिन यह एक एफ्रोडिजियाक था। अब चक्कर आने और लड़खड़ाने के कारण जिजी ने सहज रूप से जाल को फाड़ने की कोशिश की। उसके हाथों ने जोर लगाया, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत फुल स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं कर पा रही थी। उसने 4-5 परतें फाड़ दी, लेकिन जैसे ही उसका सिर थोड़ा साफ हुआ, उस पर कई और परतें फेंक दी गईं। जिजी ने निराशा में अपने दांत दिखाए, उसके मुंह से नुकीले फैंग्स दिखाई देने लगे। अगर वह अपने ट्रू फॉर्म में वापस आ जाती, तो वह अपने ड्रैगन क्लॉज से इन जालों को आसानी से चीर सकती थी। लेकिन उसे अपने मास्टर के आदेश याद आए और उसने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। वह अपनी सोल बीस्ट पहचान उजागर नहीं कर सकती थी। उसे ह्यूमन फॉर्म में ही लड़ना था। उसने फिर से रस्सियों को फाड़ना शुरू किया और बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, जालों ने उसे पीछे खींच लिया।
धुंध और घनी हो गई और उसके आसपास की दुनिया रंगों के घूमते हुए धुंधलके में बदल गई, जिससे कोर्टयार्ड के बाहर देखना असंभव हो गया। तभी ऊपर से प्रकाश के कई छल्ले, रिंग्स ऑफ लाइट, नीचे आए, जिन्होंने जिजी को बांध दिया। कंट्रोल टाइप सोल मास्टर्स अपनी चाल चल रहे थे, अंतिम प्रहार करते हुए। जिजी ने गुस्से में चीख मारी, लेकिन वह समय पर मुक्त नहीं हो सकी। कोर्टयार्ड एक दलदल बन गया था, जिसमें वह जितना संघर्ष कर रही थी उतना ही गहरी फंसती जा रही थी। जैसे जैसे उसकी स्थिति खराब होती गई, वह जाल में और डूबती गई। और करते रहो, उसे बेहोश होना ही चाहिए। मैं उसे खुद के कपड़े उतारते हुए देखना चाहता हूँ। केवल जब वह उस स्थिति तक पहुँच जाएगी तभी काफ़ी होगा। चार्ल्स की आंखें खून की तरह लाल थीं और वह उत्साह में चिल्ला रहा था। ऐसी खूबसूरत महिला को अंततः जीतने के विचार ने उसकी सांसें तेज कर दी थीं। मास्टर, इस महिला के साथ कुछ गलत है। भले ही उसने अपनी सोल पावर रिलीज की है, लेकिन उसने अपने मार्शल सोल का उपयोग नहीं किया है। चार्ल्स के पास खड़े एक सोल मास्टर ने रिपोर्ट दी। चार्ल्स ने बेपरवाह होकर हाथ हिला दिया। इतना मत सोचो, बस करते रहो। चार्ल्स भारी सांसें लेते हुए कोर्टयार्ड को टकटकी लगाकर देख रहा था। आसपास के सोल मास्टर्स अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थे, जैसे शिकारी अपने शिकार के गिरने का इंतजार कर रहे हों। होटल जहां दान हैंग का परिवार रुका था। दान हैंग अभी कुछ जड़ी बूटियां, हर्ब्स खरीदने के लिए बाहर निकला ही था कि उसे कई स्टालुओ रॉयल गार्ड्स ने रोक लिया। तुम दान हैंग हो? लीड गार्ड ने पूछा। हाँ, दान हैंग ने थोड़ा सिर हिलाया, थोड़ा लाचार महसूस करते हुए। गार्ड्स के अमित्र व्यवहार, अनफ्रेंडली डिमीनर को देखकर उसे अचानक स्टालुओ सिटी आने पर पछतावा हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह जगह उसे शांति से जीने नहीं देगी। ये लगभग वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे ब्लेड द्वारा फिर से शिकार किया जा रहा हो, जहां वह चैन की नींद भी नहीं सो सकता था। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। काउंट चार्ल्स ने रिपोर्ट दी है कि जब उनका सर्वेंट तुम्हें इनविटेशन देने आ रहा था तो उसकी एक गली में हत्या कर दी गई। तुम्हें जांच में सहयोग करना होगा। गार्ड लीडर ने दान हैंग का कंधा पकड़ते हुए कहा। दान हैंग ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। अभी अभी उसने अपने रूम से एक स्पेशल फ्लक्चुएशन, स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया था। वह एनर्जी बहुत जानी पहचानी थी। वह थी गु युइना, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी, जबरदस्ती स्पेस को चीर रही थी। क्या वह खुद को मारने पर तुली थी? और अगर वह किसी से टकरा रही थी तो इससे स्थिति और भी खराब हो जाएगी। दान हैंग अब शांत नहीं रह सकता था। तुम क्या सोच रहे हो? गार्ड लीडर ने दान हैंग के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे हिला नहीं सका। दान हैंग ने गार्ड लीडर की ओर देखा। उसकी नज़र में अधीरता, अम्पेशेंस झलक रही थी। जिस पल उसकी आंखें उनसे मिलीं, गार्ड लीडर तुरंत अपनी जगह पर जम गया, जैसे पत्थर का हो गया हो, और दान हैंग को खाली नज़रों से घूरने लगा। बाकी गार्ड्स भी अकड़कर खड़े हो गए, उनके शरीर पूरी तरह से बेजान, अनरिस्पॉन्सिव हो गए। दान हैंग ने उन्हें नज़रअंदाज किया और तेजी से स्पेशल फ्लक्चुएशन के स्रोत सोर्स की ओर बढ़ गया। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, दान हैंग जस्ट वांट टू अवॉइड ट्रबल, गु युइना परस्यूज। चैप्टर 55, जस्ट सीकिंग जस्टिस। चार्ल्स के निवास पर जीजी का पीछा जारी था। विभिन्न नशीले धुएं, इंटॉक्सिकेटिंग स्मोक्स के कारण उसका शरीर वासना से जल रहा था, फिर भी वह नहीं गिरी। हालांकि वह एक सोल मास्टर नहीं थी और अपने ह्यूमन फॉर्म में वह अपनी फुल स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह केवल इन लोगों के साथ एक गतिरोध, स्टेलमेट में बनी रह सकी। ये सही नहीं है। इतना नशीला धुआं सूंघने के बाद तो एक टाइटल डोलो भी बेहोश हो जाता। ये पूरी तरह से अप्रभावित कैसे है? क्या ये वास्तव में एक सोल मास्टर है? इस तरह की फिजिकल रेजिलियंस को देखकर तो मैं मान लूँ कि यह एक ह्यूमनॉइड सोल बीस्ट है। लॉर्ड, क्या हमें सीधे अपने सोल स्किल्स से उस पर हमला करना चाहिए? सब चार्ल्स की ओर मुड़े। जीजी की सहनशक्ति ने उनके मन में डर पैदा करना शुरू कर दिया था। जैसे ही चार्ल्स बोलने वाला था, अचानक कोर्टयार्ड में हवा का एक तेज झोंका चला, जिसने उस सतरंगी धुंध मिस्ट को बिखेर दिया। भीड़ ने अपनी नाक और मुंह ढक लिए और सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। जो नेट्स उन्होंने फेंके थे वे पहले से ही जीजी के टखनों के पास ढेर हो गए थे। फिर भी जालों के पहाड़ के नीचे दबे होने के बावजूद उसने 100 से अधिक जालों को चीर दिया था और वह अभी भी उन्हें फाड़ रही थी। हाँ, वह यह अनजाने में, अनकॉन्शियसली कर रही थी। जीजी का दिमाग पहले ही अराजकता, केओस में डूब चुका था और केवल उसकी सोल बीस्ट प्रवृत्तियां ही उसे विरोध करने के लिए मजबूर कर रही थीं। उसके बगल में सिल्वर लाइट से नहाई हुई एक आकृति खड़ी थी। गु युइना ने सुस्त और लाल चेहरे वाली जीजी को देखा। उसकी आंखों में अपराधबोध, गिल्ट की एक झलक कौंधी। यह मूर्ख लड़की, इस स्थिति में भी इसने अपने ट्रू फॉर्म को प्रकट करने से इनकार कर दिया। ही सिस्टर, मैंने आपको निराश नहीं किया, है ना? जीजी लड़खड़ाती आवाज में बुदबुदाए। गु युइना को आते देख अब उसे कोई चिंता नहीं थी और वह उसकी बाहों में गिर गई। गु युइना ने नीली बिजली, ब्लू लाइटनिंग से कड़कती अपनी हथेली से शांति से जालों को काट दिया।
जी के तपते हुए शरीर को पकड़े हुए उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। ये नीच इंसान वास्तव में जी को अपवित्र डिफाइल करना चाहते थे। भले ही गु युइना अक्सर जी को उसकी जगह दिखाती थी, फिर भी वह उसकी बहुत कद्र करती थी। आखिरकार जी डोलो कॉन्टिनेंट पर बचे हुए कुछ शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन्स, प्योर ब्लडेड ड्रैगन्स में से एक थी। यहाँ तक कि डीटियन भी, जो कभी फर्स्ट क्लास गॉड और ड्रैगन गॉड का गार्डियन था, हालांकि वह जी से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन ब्लडलाइन के मामले में वह उसी के स्तर पर था। और अब उन्होंने जी को इस हद तक अपमानित किया था। जी के बिखरे हुए बहुरंगी बालों को एक तरफ करते हुए गु युइना, चार्ल्स और अन्य लोगों की ओर मुड़ी। चाहे उसकी इंजरीज कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह उन्हें माफ नहीं कर सकती थी। तुम मौत को बुला रहे हो। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, और जैसे ही वह बोली, उसके शरीर से क्रिस्टल जैसी अनगिनत विंड ब्लेड्स बाहर निकलीं, जो हर दिशा में चलने लगीं। बूम बूम बूम। वे विंड ब्लेड्स अत्यंत नुकीली थीं। उन्होंने लगभग तुरंत ही अपने आसपास की दीवारों को चकनाचूर कर दिया, और जब वे गार्ड से टकराईं तो ऐसा लगा जैसे उन्हें 1000 टुकड़ों में काटा जा रहा हो। अधिकांश बख्तरबंद गार्ड कागज की तरह आसानी से फट गए। उनके शरीर कई टुकड़ों में कट गए, जो जमीन पर एक वीभत्स ग्रूसम दृश्य में गिर रहे थे। सोल मास्टर्स को भारी नुकसान हुआ। केवल 4 या 5 सोल एम्परर्स अभी भी बमुश्किल टिके हुए थे। चार्ल्स खुद एक सोल एम्परर था, वह भी एक डिफेंस टाइप। उसने हमले को रोकने के लिए मुश्किल से समय रहते अपने मार्शल सोल को सक्रिय किया था। अपने चारों ओर हुए नरसंहार को देखकर वह पूरी तरह से घबरा गया था। खून की तीखी गंध ने उसे उसकी वासना से भरी पागलपन, लस्ट ड्रिवन मैडनेस से बाहर निकाल दिया। कोर्टयार्ड के बीच में गु युइना और जी को घूरते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने एक आपदा, डिजास्टर को न्योता दिया है। रुको, मुझे कुछ कहना है। जैसे ही वह दया की भीख मांगने वाला था, गु युइना ने अचानक एक मुंह खून की उल्टी कर दी। उसने मुश्किल से अपनी इंजरीज को स्टेबलाइज किया था और अपनी ताकत को सोल किंग के स्तर पर दबाकर रखा था। लेकिन अब स्पेस को चीरने और हमला करने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। ये बुरा है। एक बार जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझे कुछ समय के लिए हाइबरनेशन, सुप्तावस्था में जाना होगा। गु युइना ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। सोने से उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिलती, लेकिन वह अपने प्रिय को देखे बिना 10 दिन या आधा महीना नहीं गुजारना चाहती थी। जब थकावट ने उसे घेर लिया तो उसने अपने दांत भींच लिए। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी सोल पावर का उपयोग जारी रखा तो वह पूरी तरह से होश खो सकती है। क्या उसे उन्हें मार देना चाहिए, या सुरक्षित खेलकर पहले घर लौट जाना चाहिए? चार्ल्स और बाकी बचे सोल मास्टर्स उसे तनाव में घूर रहे थे। उनका जीवन पूरी तरह से उसके फैसले पर निर्भर था। उनमें से किसी ने भी भागने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे आसान निशाना बन जाएंगे। गु युइना लड़खड़ा गई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने आनन फानन में अपनी सोल पावर जुटाई और हवा में एक लकीर खींचने के लिए हाथ उठाया। उसके सामने तुरंत एक स्पेस टनल फट गया। चार्ल्स का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह चिल्लाया, जल्दी, उसे रोको, वह गंभीर रूप से घायल है। अभी हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। बाकी बचे सोल मास्टर्स गु युइना की ओर लपके। उनमें से एक ने जमीन पर जोर से पैर पटका। धरती लहरों की तरह उठी, जिसने गु युइना की ओर हलचल भेजी। वह और जी हवा में उछल गईं। जैसे जैसे उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस भारी होती गई, गु युइना घबरा गई। अगर उसने फिर से अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया तो वह नहीं जानती थी कि वह कब जागेगी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसे अचानक एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे करोड़ों साल पहले जब वह 5 गॉड किंग्स से घिरी हुई थी और दान हैंग उसके सामने खड़ा था। सुरक्षा की एक जबरदस्त भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसे घेरे हुए थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बेहोशी में डूबने दिया। होश खोने से ठीक पहले वह एक गर्म आलिंगन, वार्म एब्रेस में गिर गई। उसके कानों में एक दबी हुई गूंज बूम सुनाई दी। दान हैंग ने गु युइना को प्रिंसेस कैरी में पकड़ लिया। जमीन पर पड़ी लार टपकाती, बिखरी हुई जी पर एक नज़र डालते हुए उसके चेहरे के हाव भाव शांत बने रहे। लेकिन जब उसकी नज़र चार्ल्स और उसके आदमियों पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वह शांति और खामोशी पसंद करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपमान सहेगा। वरना वह ब्लेड के सामने झुक जाता और उसे बार बार मारने के बजाय दया की भीख मांगता। अब चार्ल्स ने उसे हद से ज्यादा उकसा दिया था। अगर वह इसे सहता रहा तो वह अब वह नहीं रहेगा जो वह है। जैसे ही चार्ल्स की नज़र दान हैंग से मिली, उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, भागो, इसे रोको। चार्ल्स दहाड़ा और भागने के लिए मुड़ा। कई सोल मास्टर्स दान हैंग पर झपटे, लेकिन वह नहीं हिला। अचानक उसके चारों ओर कई अजूर वाटर ड्रैगन्स उभरे, जो हमलावरों के बीच से गुजरते हुए निकले। उनके पंजों ने उन सोल मास्टर्स के गले चीर दिए। स्टालुओ पैलेस। एम्प्रेस जू ने महल की दासियों को हटाते हुए डेविस डा वाइसी, जू जुयून और जू जूचिंग को बुलाया।
जू जूचिंग का कोमल हाथ पकड़ते हुए वह धीरे से बोली, जूचिंग, तुम मेरी होने वाली बहू होने के साथ साथ मेरी भतीजी भी हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हारी कद्र करती हूँ, लेकिन तुम्हें मर्यादा प्रोप्राइटी के साथ काम करना चाहिए। तुम एक अनजान आदमी को अपना टीचर कैसे बना सकती हो, और वह भी इतनी कम उम्र का? रॉयल फैमिली क्या सोचेगी? इसके अलावा वह सिर्फ एक साधारण आदमी है। वह भला तुम्हें क्या सिखा सकता है? अभी की स्थिति ही देख लो, उसमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि वह जू स्टेट जाकर तुम्हें तुम्हारे पिता से वापस ले आए। एम्प्रेस ने जू जूचिंग को समझाने की कोशिश करते हुए पूरी ईमानदारी से बात की। डेविस और जू जूयुन शांत रहे और जू जूचिंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बच्ची हो जिसने गलती कर दी हो। जू जूचिंग एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक अपना सिर उठाया और घोषणा की, मेरे टीचर दुनिया के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनसे सीखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य फॉर्चून है। एंड ऑफ चैप्टर।